नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपको कैमरे पर देखकर समझ आ रहा होगा कि मैं बैठा हुआ हूँ। वजह यह है कि मैं आमतौर पर किसी एक से बातचीत करता हूँ, लेकिन आज दो दिग्गज हैं जिनके साथ एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या है ये मामला? मोदी कैबिनेट ने कल प्रस्ताव पारित किया है कि हम ऐसा करेंगे सैद्धांतिक रूप से। देखते हैं क्या होता है। अमित शाह ने ये कहा है कि हम अपने इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर देंगे। उसका मतलब ये है कि अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा उसके साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव हो जाएंगे, या हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव कुछ पहले करवा लिया जाए, विधानसभाओं के आगे पीछे करके करवाया जाए। कई तरह की चीज़ें हो सकती। बड़ा दिलचस्प मामला है ये। लेकिन एक बात को समझने की ज़रूरत है, वन नेशन वन इलेक्शन जो कहा जा रहा है वो केवल विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के लिए है। यही कैबिनेट जो है कल जो बैठी थी दिल्ली में, उसने ये तय किया है कि पंचायत म्यूनिसिपल के चुनाव शायद 100 दिन बाद होंगे, 3 महीने के बाद होंगे। पहले लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो जाए, केंद्र सरकार बन जाए, राज्य सरकारें बन जाए, उसके बाद जाके पंचायत और म्यूनिसिपल के चुनाव होंगे। ऐसा ये तय किया गया है 100 दिन के फासले से। मुझको ये मुद्दा हमेशा से बड़ा उत्सुकता पैदा करता रहा है। मुझको लगता है कि क्या होगा अगर एक साथ सरकारें बनेगी, एक साथ चुनाव होंगे, कौन सी बातें किसको प्रभावित करेगी, कौन नेता, कौन सी पार्टी, किसका असर कहाँ होगा। क्या किसी राज्य की पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव पे, संसद के चुनाव पे असर हो जाएगा, या किसी राष्ट्रीय पार्टी का किसी प्रदेश के चुनाव पे असर हो जाएगा। ऐसा कई तरह की चीज़ें हो सकती है। इस पे बात करने के लिए हमने आज छत्तीसगढ़ के एक बड़े सोचने विचारने वाले नेता हैं वीरेंद्र पांडे जी। ये भाजपा सरकार में रमन सिंह के समय एक वक्त छत्तीसगढ़ के वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन बाद में ये भाजपा छोड़कर बाहर आए। निर्दलीय के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाए थे उसको, क्योंकि इस राज्य में मोटे तौर पर 2 ही पार्टियों की संभावना रहती है। इसके बाद स्वाभिमान पार्टी नाम की एक पार्टी है जो कई राज्यों में काम कर रही है। बहुत बड़ी, बहुत चर्चित पार्टी नहीं है, कुछ सिद्धांतों को लेकर काम कर रही है। तो वीरेंद्र पांडे जी पिछले कुछ समय से उस स्वाभिमान पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी वो कोई बड़ा आकार नहीं ले पाई है, कई राज्यों में इसका काम चल रहा है, इसलिए अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वीरेंद्र पांडे जी सोचने विचारने वाले व्यक्ति हैं। जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी अविभाजित मध्य प्रदेश में आपातकाल के बाद, उस वक्त पांडे जी विधायक बनकर आए थे जनता पार्टी से, तो उनका कई किस्म का तजुर्बा है। दूसरा यह है कि वो सोचने विचारने वाले बहुत हैं। उनसे बातचीत बहस में मुझको कई चीज़ों को समझने में हर बार मदद मिलती है। तो वीरेंद्र पांडे जी आज साथ में हैं। दूसरा, हमारे अखबार के राजनीतिक विश्लेषक जो कि मेरे साथ कई बार बैठते हैं, शशांक तिवारी, वो भी साथ में हैं। वीरेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशांक, अब घर ही में बैठे हो, क्या स्वागत करूँगा मैं। आपने भी खबर पढ़ी होगी, और पिछले जब से सुगबुगाहट चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन, तब से आपकी कुछ तो सोच होगी इस बारे में। और कल जो आया है कि मोदी कैबिनेट ने पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बनाई हुई रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है, और उसके आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन को सैद्धांतिक सहमति दी है कैबिनेट ने। उसको कानून की शक्ल देने में समय लगेगा। शायद बहुत सारे कानून, बहुत सारे संविधान संशोधन लगेंगे। कहीं राष्ट्रपति शासन, कहीं विधानसभा को पहले भंग करना, किसी को बढ़ाना, ऐसा बहुत सारे संशोधन आएंगे। लेकिन सरकार ने अगर ठान लिया है, और 4.5 साल का कार्यकाल है, और अगर संसद के दोनों सदनों में उनके पास पर्याप्त बहुमत रहता है, और शायद आधे राज्यों की विधानसभाओं में उनका बहुमत रहता है, तो इसकी संभावना कुछ बन भी सकती है अगले 5 साल में। आप जब ये नारा सुनते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये नारे की शब्दावली मुझे गलत लगती है। अच्छा। एक देश एक चुनाव, इसका अभिप्रेत ये नहीं है।
उसका अर्थ जो ग्रहण करना लोगों को मतलब चाहते हैं लोग ग्रहण कि करें, उसका केंद्र और मतलब है राज्य के एक साथ है हाँ, चुनाव। सभी चुनाव देश के एक साथ हो। बिल्कुल। लेकिन ये जो रिपोर्ट स्वीकार की है इन्होंने, हाँ। उसके बाद जो कैबिनेट ने कहा है, हाँ। उसमें ये कहा है कि राज्य के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, बिल्कुल। और जो तीसरी सरकार होती है, हाँ। नगरीय और पंचायतों के चुनाव 100 दिन बाद होंगे। तो पहली बात तो एक साथ सभी चुनाव नहीं हो रहे हैं। हाँ। दूसरी बात इन्होंने इसके साथ ये कही है कि एक मतदाता सूची में ही सारे चुनाव। हाँ। मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं हाँ। है। हाँ। लेकिन ये सब लाने के पीछे हाँ। मुझे दूसरी बात दिखाई पड़ती है। हाँ। मुझे लगता है कि जरा संभव नहीं होगा। ऐसा देखिए 1967 तक इस देश में वैसे ही सारे एक साथ चुनाव होते एक थे, साथ लोकसभा विधानसभा एक साथ होता था जब तक। लेकिन उस दिन से और आज में एक फर्क है। हाँ। 1967 में जितनी हमारी कुल जनसंख्या थी, हाँ। आज उससे ज्यादा मतदाता, करीब करीब दुगने मतदाता हैं देश में। हाँ। 67 में मुश्किल से 70 करोड़ के आसपास की आबादी रही। लेकिन संख्या से क्या नहीं, फर्क पड़ता है? चुनाव करवाने की क्षमता भी तो बहुत बढ़ गई है। नहीं, बढ़ी है, लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ता है। अब आपने कल या परसों में चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान देखा होगा। हाँ, कितनी लाख मशीनें और लगेंगी। उन्होंने कहा कि केवल मशीनें नहीं, मशीन खरीदी जाएंगी, और मशीन 2-3 बार चलने के बाद काम नहीं आती है, फिर नई मशीन खरीदनी पड़ती है। तो बैलेट बॉक्स में खर्चा ज्यादा होता था बोलते हैं, लेकिन अब ये पता लग रहा है इसमें ज्यादा खर्चा होता है। तो मशीनें बहुत ज्यादा तादाद में खरीदनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, उनका स्टोरेज के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी, जो आज है नहीं, वो उसमें भी बड़ा खर्च होने वाला है। और तीसरी बात, आप ये सारे चुनाव एक साथ कराएंगे तो आपको अमला भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। अमला भी ज्यादा लगेगा। और 2029 के आसपास से चुनाव होगा, जैसा अभी इन्होंने कहा कि जब लोकसभा का टर्म होगा तभी उसके साथ करेंगे। 2029 तक हमारे मतदाताओं की संख्या और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये संसाधन आपको जुटाने में और ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की बात जो हम कर रहे हैं, आप देखिए जिस समय आपातकाल लगा, हमारे यहाँ क्या होता है, हर बार 60 लाख सेना के लोग रिटायर होते हैं। तो 3 साल जो आपातकाल चला, उन 3 साल के आपातकाल में 1,80,00,000 लोग भर्ती हुए थे, जो भर्ती नहीं हुए। आज भी वो कमी है, आज भी वो बैकलॉग चला आ रहा है। ये सेना का है? सेना का नहीं, सेना का है, लेकिन सेना भी डिप्लॉय होती है। और सुरक्षा बल उसकी जगह पर लेते हैं। तो सुरक्षा बल वहां उतने कम हो गए। सुरक्षा बल उन स्थानों पर चले गए। सीआरपीएफ चला गया, तिब्बतिन वो चला गया। तो वो तो 1,80,00,000। अच्छा, दूसरी बात, जब से अग्निवीर शुरू हुआ तो हर बार आप जो है 75% हटा देते हैं। तो आपका नया बैकलॉग बना हुआ है। तो और जब 2029 में और ज्यादा संख्या की जरूरत पड़ेगी, तब आपके पास संख्या नहीं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि फौज का इस्तेमाल तो बहुत ही कम हिस्सों में, जैसे कश्मीर। मैंने कहा फौज का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो 1,80,00,000 कम हुए, तो उनकी जगह पर ये जो अर्धसैनिक बल हैं, वो वहां पर लगाए गए। भाई आप देखिए, आज भी आप कश्मीर को चले जाए, 370 हटाने के बाद इनका बड़ा अमन चैन आ गया है। लेकिन आज भी वहां पर जब तक फौज की संख्या आपने और बढ़ा दी, शायद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिटराइज्ड एरिया है वो। आपको रोज बढ़ाने पड़ रहे हैं वहां पर। आप देखिए, जो जम्मू का रीजन था, जहां पर आतंकी घटनाएं नहीं होती थी, आतंकी घटनाएं 20 साल पहले खत्म हो गई, अब वहां लगातार हो रही है। तो आपको वहां और डिप्लॉय करना पड़ेगा, और चुनाव आएगा तो और ज्यादा करना पड़ेगा। और अभी आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, इससे मुझको एक चीज लग रही है कि जो आप बतला रहे हैं, जो कह रहे हैं, अगर सच में ही ऐसा कोई असर होगा तो इन चुनाव के दौरान एक ऐसी नौबत आ सकती है कि चाहे मिलिट्री पोलिंग बूथ पे ना रहे, लेकिन जो पैरामिलिट्री पोलिंग बूथ पे रहती है,
तो कुल मिला के सरहद की जरूरतों के लिए अवेलेबिलिटी कम रहेगी, उपलब्धता कम रहेगी, तो एक नाजुक मौका आ सकता है, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल आ सकता है। और लेकिन एक दूसरी बात बतलाइए, आप भी वोट डालने जाते हैं, हर चुनाव में मैं भी जाता हूं, जितने सुरक्षा बल के लोग लगे रहते हैं वहां पे, वो एक एक मशीन पे नहीं लगे रहते, ईवीएम पे। इससे होने क्या जा रहा है? केवल ईवीएम दुगनी हो जाएगी, हम ऐसा मान लेते हैं। विधानसभा पोलिंग स्टेशन भी बढ़ेंगे, पोलिंग स्टेशन बढ़ेंगे, उनके कमरे बढ़ेंगे, लेकिन कमरे पोलिंग स्टेशन भी बढ़ेंगे, स्टेशन भी बढ़ सकते हैं। 5 साल बाद का है, लेकिन 5 साल बाद का। देखिए ये जो 19 का जो चुनाव, नहीं, मैं जिस पे आ रहा हूं वो ये है कि आज जितना सुरक्षा बल लगता है, राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री जो है, ये मिला के जितना लगता है तकरीबन उतने में हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि पुलिस में भी भर्ती बढ़ रही है, पैरामिलिट्री में भी भर्ती बढ़ रही है, रिटायरमेंट के मुकाबले नए पोस्ट आ रहे हैं। 5 साल बाद अगर ये होने जा रहा है, तब तक पुलिस और पैरामिलिट्री ज्यादा भी रहेगी, ये भी हो सकता है। आप उल्टा है, देखिए ये घट रहा है, भर्तियां कम हो गई। दूसरी एक और दिक्कत आपको बताता हूँ, जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल का शासन, हाँ, वहां पर जब चुनाव होता है पुलिस को बिल्कुल बाहर कर देते हैं, तब आपको वहां ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हाँ, ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा अनेक प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आएगी। इसको अगर आप छोड़ भी दें, नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से ले रहा हूं। एक राज्य में 2 बार चुनाव हो रहे हैं, कुछ एक राज्य ही ऐसे हैं जहां लोकसभा के 7 चुनाव होते हैं, शायद 5 थे, 5-6 ही थे, बाकी तो 25 ऐसे हैं जहां अलग से ही होते हैं चुनाव, मोटा मोटा 3 बार में हो जाते हैं, 3 बार में हो जाते हैं। तो हम ये देखें कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए आज फोर्स का मोबिलाइजेशन जो है वो 2 बार होता है 5 साल में। 5 या 6 राज्यों को छोड़ दें तो विधानसभा के लिए भी जाती है पैरामिलिट्री, लोकसभा के लिए भी जाती है। अब एक बार के मूवमेंट में दोनों काम निपट जाएगा, संख्या थोड़ी ज्यादा लग सकती है, एक बार के मूवमेंट में निपटेगा, 2 बार छावनी नहीं बनानी पड़ेगी, 2 बार फिजिकल मूवमेंट नहीं लगेगा फोर्स का। तो मोदी सरकार का जो कहना है कि इसमें कुछ बचत होगी, यह चुनाव आयोग का कहना है, हो सकता है कि इस तरह से कोई बचत हो। एक दूसरा, एक पोलिंग बूथ को तैयार करने का जो खर्च लगता है एक कैंपस को, उसके भीतर कई बूथ रहते हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी सी कटौती हो जाए कि वहां पे मशीनें बढ़ जाएगी कि विधानसभा की है, लोकसभा की है, कुल मिला के इंतजाम में कोई कटौती हो सकती है, ऐसा वहां पे खर्च कम हो सकता है। लेकिन मैं इस देश में केंद्र सरकार का जो बजट है, राज्यों के जो बजट हैं, उनको मैं 5 साल के चुनाव के अनुपात में बहुत बड़ा नहीं पाता हूं। बड़ा नहीं होता, चुनावी खर्च छोटा है, अपन उसको उस तरीके से ना देखें। मैं आपसे एक राजनीतिक नजरिया समझने की कोशिश करता हूं और उसको हम छत्तीसगढ़ को एक मॉडल मान के चलते हैं। अभी फिलहाल यहाँ हमारे सुनने वाले जो हैं, देखने वाले, इसमें छत्तीसगढ़ को समझने वाले लोग कुछ ज्यादा होंगे। वैसे भी हमको कोई ना कोई एक मॉडल लेके बात करनी है। छत्तीसगढ़ जहां पे लोकसभा की पिछले 25 साल में कभी कांग्रेस को 1 सीट मिली है, कभी 2 मिली है, और 9 सीट या 10 सीट बीजेपी को गई है। दूसरी तरफ राज्य विधानसभा जो है जी, इसमें दोनों पार्टी की सरकारें बनती रही, बिल्कुल दोनों पार्टी की बनी सरकारें, और बुरी से बुरी हालत में भी बीजेपी को यहाँ सबसे बुरी हालत में 25 साल में 15 सीटें मिली थी, उससे कम नहीं मिली थी। अब मेरा ये कहना है कि ये चुनाव अगर साथ साथ होंगे, जैसा कि बीजेपी की नीयत दिख रही है कि उनके पास एक बहुत बड़ा नेता है मोदी के शक्ल में, और मोदी के नाम पे लोकसभा तो हम पूरा जीत ही जाएंगे, राज्यों को भी जीत लेंगे शायद, ऐसा भाजपा का भरोसा है। और शायद कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को ये आशंका है, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए भी, और वजह भी हो सकती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 5 साल बाद यहाँ चुनाव होता है, यहाँ भाजपा की सरकार 5 साल पूरा कर रही होगी, 4.5 साल, 5 साल, 5.5 साल अगर राष्ट्रपति शासन रहेगा, या लोकसभा 6 महीना पहले हो जाएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार कार्यकाल पूरा करेगी भाजपा की, उधर मोदी 4.5 साल पूरा करेंगे और चुनाव होगा।
आपको क्या लगता है जब अगल बगल 2 बैलेट बॉक्स में दो ईवीएम में लोगों को वोट डालना पड़ेगा, लोकसभा के लिए अलग, तो मोदी का चेहरा छत्तीसगढ़ सरकार को, जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी उन्हीं की पार्टी है, मोदी के चेहरे की वजह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को फायदा ज्यादा होगा या छत्तीसगढ़ की वजह से मोदी को लोकसभा के ईवीएम में नुकसान ज्यादा होगा? और मैं केवल छत्तीसगढ़ को एक नाम के लिए रख रहा हूं, कोई भी राज्य हो, वहां पे अधिकतर पार्टियां ऐसी रहती है जिसके दोनों के कैंडिडेट रहेंगे, लोकसभा के भी रहेंगे, विधानसभा के भी रहेंगे। आपको क्या लगता है? इस बात का उत्तर देने के पहले एक पिछली बात जो कर रहे थे उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। जी देखिए, जो चुनाव होते हैं उसमें सरकार का खर्चा होता है, वो तो होता ही है। हाँ, राजनीतिक दल भी बहुत खर्चा, बिल्कुल, और राजनीतिक दलों के खर्चे से हाँ, अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है। ठीक कह रहे हैं आप, ये काफी बड़ा बूस्ट मिलता है, छोटा मोटा नहीं मिलता, हाँ, बहुत ठीक बड़ा कह रहे मिलता हैं। है। हालांकि ये इमोशनल ज्यादा है वीरेंद्र भाई। हाँ, नहीं वो ठीक बात है। ये जो खर्चा होता है जिसको कह सकते हैं कि अनुत्पादक खर्च होता है, नॉन प्रोडक्टिव है हाँ, ये। लेकिन लोगों के जेब में पैसा जाता दारू है, बढ़ता है, हाँ, रिक्शे का, ऑटो का, मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं, चुनाव झंडा में जा बैनर, रहे हैं, सब ये सब अनुत्पादक खर्चा है। हाँ, लेकिन ये जनता के बीच में पैसा जाता है जो अर्थव्यवस्था को थोड़ा आगे बढ़ाता है। इसका हाँ, एक सकारात्मक पक्ष भी है। इसका कुछ हिस्सा रहेगा। हाँ, पोस्टर दोनों के अलग अलग बनेंगे, हाँ, बैनर अलग अलग बनेंगे, लेकिन दारू दोनों की अलग अलग बटेगी, पैसा अलग अलग बटेगा। दारू तो एक ही साथ बटेगी, वो एक ही मतदाता है, उसको एक ही बार में देना पड़ेगा। तो ये हुई बात। आपने जो बात कही, देखिए 67 तक अगर अपन देखें, हाँ, 47 से 67, हाँ, मतलब हाँ, 52 से 67 तक, तो मतदाता जिस पार्टी के लिए लोकसभा के लिए वोट देता था उसी को विधानसभा के लिए वोट देता था। हाँ, 67 के बाद हाँ, जब दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया जी ने हाँ, गैर कांग्रेसवाद की बिल्कुल, बात कही, तब बिल्कुल, से ये परिवर्तन शुरू हुआ। अब ये परिवर्तन इतने गहरे तक बैठ गया है कि लोकसभा के लिए अलग प्रकार से सोचता है, विधानसभा के लिए अलग। हमने आंध्र के, उड़ीसा के कई जगहों के चुनावों में देखा, जगह देखिए एक साथ वोटर ने वोट डाला, हाँ, लेकिन एक जगह एक पार्टी को चुना, दूसरी जगह दूसरी को चुना। मतलब सोचने का तरीका अलग अलग है। अब जब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपने बात की, तो क्या होता है, एक बार एक मानस बनता है जो काफी समय तक चला रहता है। हाँ, आप देखिए यहाँ पर भी 77 के पहले, हाँ, तो लगातार लोकसभा और विधानसभा में एक कांग्रेस पार्टी को ही वोट मिलता रहा। बिल्कुल, केवल एक संविद का समय ऐसा था अविभाजित मध्य प्रदेश में, उसको छोड़ करके, हाँ, उसको छोड़कर क्या हुआ, जब 96 में अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ आकर घोषणा की, सप्रे स्कूल में वो हुआ था, हाँ, और घोषणा की कि आप हमको अगर 11 सीट दोगे तो हम आपको 36 कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन 11 सीट से कमी मिली, लेकिन उन्होंने वायदा पूरा किया। तो लोगों को लगा कि, छत्तीसगढ़ के लोगों को लगा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी या अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय तो जनता पार्टी, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी फिक्र करने वाली, हमारे बनाने वाले, बिल्कुल। मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा कि श्यामाचरण और विद्याचरण, कांग्रेस के दो दिग्गज यहाँ के दोनों खिलाफ थे, छोटे राज्य के, ये छोटे जिलों के खिलाफ थे, छोटे राज्य के खिलाफ थे, और मैं मजाक में कहूँ तो छोटे कद के लोगों के भी खिलाफ थे, इनका कद ऊंचा था। हमारे डॉक्टरों में से एक बढ़िया बात कहते थे, बोले 5.5 फुट के ऊपर दिमाग नहीं होता, श्यामाचरण और विद्याचरण को सोचना ही पड़ता, बैठ के सोचने में ठीक सोचते थे, खड़े होकर सोचते नहीं थे ठीक। तो वो जो भाव मन में बैठा हुआ है, इसलिए लोकसभा में आमतौर पे अभी तक हाँ दे रहे हैं। तो वैसे आमतौर पे आदमी दोनों को अलग अलग तरीके से देखता है। अभी जो ये कांग्रेसियों के मन में ये शंका नहीं है कि मोदी के नाम से विधानसभा भी हार जाएंगे, ऐसा नहीं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ होंगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि लोकप्रियता का कोई लाभ नहीं मिलेगा, मोदी की लोकप्रियता का कोई लाभ विधानसभा में मिल जाए, ऐसा नहीं लग रहा, नुकसान होगा ऐसा। हाँ, ये आप दिलचस्प बात बता रहे हैं। तो मुझको तो ये लग रहा था कि मोदी के नाम के और चेहरे के जादू को देखते हुए ये कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि विधानसभाओं पे भी
एक साथ काबिज हो जाए। मैं उससे अलग बात सोच रहा हूँ। हाँ, ये इस समय जो मुद्दा उठाया गया है, हाँ, ताकि लोग इसमें भटक जाएं, इसमें बात करने लगे, हाँ, और मोदी फिर केंद्र में आ जाए। अच्छा, ये है उसके पीछे, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि लागू नहीं होगा। जैसे इन्होंने महिला आरक्षण किया, महिला आरक्षण, लेकिन महिला आरक्षण तो जब इन्होंने किया उसी दिन ये व्यवस्था रखी कि जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद वाले चुनाव में महिला आरक्षण लागू होगा। लेकिन ये तो लिखित व्यवस्था ही रखी विधेयक में। हाँ, लिखित व्यवस्था है। हाँ, तो जब वो होगा, जनगणना होगी, हाँ, और जनगणना हम कराएंगे नहीं। अभी तो तैयारी है, उसमें भी कहाँ तैयारी है, आप देखो तो आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। शशांक जी, जो वीरेंद्र भाई का जो कहना है कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे जी, तो मोदी के चेहरे को कोई फायदा राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका अंदाज है कि मोदी की लोकप्रियता नीचे जा रही है। अपन छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात करें जी, क्या लगता है तुमको, क्या असर होगा? इनसे प्रभावित मत होना, तुम्हारे मन में सम्मान इनके लिए बहुत है, लेकिन अपन अंधभक्त किसी के भी नहीं है, वीरेंद्र भाई के भी नहीं है। देखिए, ये जो फार्मूला कहा जा रहा है, ये फार्मूला ही कहें, हाँ, एक वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ, ये बड़े उत्सुकता पैदा करता है, हाँ, कि कैसा होगा, हाँ, क्योंकि जब चुनाव होते थे 1967 तक, तब तो हम आए नहीं थे, हाँ, आप लोग शायद देखे होंगे, हाँ, ये। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैं सिर्फ उड़ीसा को देख रहा हूँ, तो वहाँ आसानी से चुनाव हो रहे हैं, आसानी से हुए हैं, हाँ, 2019 को मैंने करीब से देखा है, अभी हाँ, देखा है, और अभी जो बड़ी सफलतापूर्वक हुआ है। अभी जो भाजपा की सीटें पूरे देश में गिरी हैं जी, कुल मिलाकर जी, तो वहाँ पे एक नया राज्य उनको मिला है, नया मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना कठिन भी नहीं है। लेकिन उड़ीसा का जो बोल रहे हो शशांक जी, मैं उसमें थोड़ा साफ करना चाहूंगा कि उड़ीसा की स्थानीय मुद्दे जो थे जी, वो इतना ज्यादा नवीन पटनायक के खिलाफ थे जी, और भाजपा ने पहली बार नवीन पटनायक के खिलाफ वहां खुलकर प्रचार किया जी, और नवीन बाबू के खिलाफ ये जो था जी, कि 8 PM नो CM, कि 8 बजे के बाद शायद पी लेते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा कुछ था। नहीं मिलते साहब। दूसरा एक तमिल मूल के जो अफसर थे पांडियन, उनको जिस तरह से इन्होंने सिर पे चढ़ा के बिठाया था, तो भाजपा ने ओडिशा के वोटर्स को याद दिलाया तुम्हारी कोई क्षेत्रीय अस्मिता है कि नहीं है, कुछ अपनी इज्जत का ख्याल है कि नहीं। एक नवीन बाबू बिना उड़िया बोले राज करता है तुम्हारे ऊपर, अभी एक तमिल भाषी को लाके तुम्हारे सिर पे बैठा देगा मुख्यमंत्री बना के। मुझको लगता है ये स्थानीय मुद्दे जो हैं 20 साल भी हो गए थे, और ये नवीन बाबू जो हैं जमीन से कट गए थे, अपने घर में कैद रहते थे, मिलते जुलते नहीं थे लोगों से। नहीं, मैं उसमें ये आ रहा हूँ कि मैं तकनीकी जो कारण गिना रहे थे कि ये वो होगा ये समस्या है, जो समस्याएं गिना रहे थे, मैं ये मान रहा था कि चुनाव को लेके, परिणाम पे नहीं जा रहा हूँ, चुनाव के नतीजों को लेके क्या कैसा होगा, मुझे लगता नहीं है कि उतना कठिन होगा। उतना कठिन नहीं लग रहा है, मुझको भी नहीं लग रहा है। मुझको लग रहा है कि एक ही दिन मेरा समय लगेगा, 2 वोट डाल के 2 सरकार चुन के मैं आ जाऊंगा। दूसरी बात, अब ये जब कह रहे हैं कि फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें, छत्तीसगढ़ का ही जिक्र कर रहा हूँ। हम अब तक 5 चुनाव देख चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं का, जैसे TS सिंहदेव, दीपक बैज, पूरे कांग्रेस नेताओं का दिल्ली से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट आया है इसके खिलाफ है। वो तो पार्टी लाइन है। लेकिन अब आप लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन को आप देखें, 5 चुनाव में शुरुआत के 2018 तक बहुत ज्यादा पीछे नहीं रही, सत्ता से बाहर चली गई कांग्रेस। मत प्रतिशत सीटों की संख्या भी देखिए, पहली बार 50 मिला भाजपा को, तो 37 कांग्रेस को मिला। 37 था। 2008 में 50 था, फिर इनको मिला था 38। 2013 में 49, तो ये आए थे, कांग्रेस को मिले थे 39 सीट, एक सीट बढ़ी थी, और उसमें तो फिर सुनामी आ गई थी। 2018 में 68 सीट आ गई थी। वो तो छप्पर फाड़ के 2023 में अब आ जाइए तो ये 35 सीट मिली, तो मतलब ये 35 से नीचे कभी गई नहीं, 35 के नीचे नहीं गई। बीजेपी जरूर एक डुबकी लगा ली थी 15 सीट का, जब रमन सिंह की सरकार 15 साल बाद हटी थी।
अब लेकिन लोकसभा चुनाव में बड़ा रिजल्ट बहुत अधिकतम 2 गया है, 2 से ऊपर गए 2 से ऊपर गया नहीं है। मुझे लगता है अगर जैसा कांग्रेस के नहीं, अगर हम 2 सीट को देखें जी तो 8 और 9 इतनी ही सीटें हैं विधानसभा की एक एक में जी, हम 9 भी मान लें जी, तो 2 के अनुपात में 18 सीट मिलना चाहिए था कांग्रेस को जी, लेकिन कांग्रेस को मिली दुगनी, उससे 36 मिली जी। 36 मिलने से भी 4 लोकसभा नहीं मिली, लोकसभा 1 या 2 ही मिली। मैं इसमें थोड़ा सा भैया पहले से जानते भी हैं पार्टी लाइन को। 2004 में जो पहली बार लोकसभा हुए तो जोगी जी अकेले ही चुन के आए थे लोकसभा से, और बाकी सीटें तो फिर भाजपा को मिली थी। हाँ। क्योंकि सरकार भी नई थी। हाँ। 2008 के 2009 का लोकसभा, हाँ। उस समय भी एक ही सीट थी। हाँ, वो चरणदास महंत जी जीते थे। हाँ। बाकी सब हार गई थी। अब मैं ये कहना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था, अगर लोकसभा और विधानसभा साथ में हो, जो मेरे समझ में आ रहा है, जो नज़दीक से देख रहा हूँ, तो कांग्रेस को फायदा ही होगा, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। उसके पीछे मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही जिसकी सरकार, जैसे 3 इलेक्शन शुरुआत में हो सकता है 2 से 3 हो जाएंगे लोकसभा, 3 हो जाए, यानी जैसे भाजपा जो है जी, उसका 9 या 10 ये वहां बना हुआ है। ऐसा कांग्रेस का यहाँ 35 या उससे ऊपर बना हुआ है, उससे नीचे नहीं जाएंगे जी। तो अगर लोकसभा विधानसभा साथ होता है जी, तो यहाँ तो 35, 50, 65 जो रहना रहेगा कांग्रेस का जी, वहां बढ़ सकता है, 2 से 3 भी हो सकता है। इससे भी एक और बात है, जब ये जो चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव, तो तीसरी क्षेत्रीय पार्टियों का, तीसरे दल का कहीं कोई अस्तित्व नहीं दिखता। हाँ। एक बसपा का रहा और इस बार बसपा का ही रहा। हाँ। वो जांजगीर चांपा तक रहता है बस, बाकी जगह मोटे तौर पर कांग्रेस या भाजपा, तो भाजपा फायदे में रहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ी सी बेहतर स्थिति में आ सकती है अगर ऐसा हुआ तो। मुझे लगता है कि मोदी की लोकप्रियता, मतलब भाजपा भी बहुत नुकसान में नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप दोनों को फायदा दिला रहे हो तो दोनों फायदा इसलिए नहीं देख रहा हूँ, नहीं वोटर मैं बता रहा हूँ क्यों। 2000 हम इसी इलेक्शन की बात करें तो इस बार तो सेंट्रल लीडरशिप ने ही तो चुनाव लड़ा था। हाँ। सेंट्रल मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा था। प्रदेश जो मनसुख मंडाविया जी हैं वो प्रदेश अध्यक्ष की तरह काम किए हैं। हाँ। इस बार आप बड़ा नजदीक से देख रहे होंगे। हाँ। तो मुकाबला मुझे लगता है कि नजदीकी रहेगा। हाँ, यानी ये कांकेर की अगर 1884 सीट की हार जो थी जी, कांग्रेस की जी, वो अगर नहीं हुई रहती जी, तो 2 की 2 सीट कांग्रेस की बनी रहती है यहाँ पे। अभी दूसरी इससे अलावा बताओ, कई सीटें ऐसी रही है पिछले चुनावों में भी। अजीत जोगी खुद 1200 वोट से हारे थे लोकसभा में। चरणदास महंत 4100 वोट से हारे थे। तो कुल मिला के तो तुम्हारा ये अंदाज है कि ये कहना है कि अभी तक 2004 से लेके अब तक ये राज्य बनाने का आभार प्रकट कर रही थी वही जारी जनता। हाँ। अब शायद वो आभार का मामला पूरा हो गया ऐसा। इसलिए देखिए मुझे अब लगता है देखिए 240 सीट आने के बाद लोगों के मन में लगा नहीं इनको हराया जा सकता। हाँ, ये तो है लेकिन इन बातों से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने का लेना देना नहीं, उसका लेना देना नहीं। मैं वो जो आप बता रहे हैं मोदी अभी भी पूरे देश में अगर हम देखें दूसरों के मुकाबले आगे हैं, दूसरों के मुकाबले बहुत आगे हैं। अकेले मैंने कहा वो तो शोहरत में आगे है लेकिन शोहरत ढल रही है, ये मैं कह रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि इस लोकसभा चुनाव के नतीजों में जितनी ढल गई है और ढलेगी। अब ये तो आपकी भविष्यवाणी है। आप देखते जाइए सर्वे आते रहते हैं। हाँ। CSDS वाले करते रहते हैं। हाँ। और जरा प्रामाणिक संस्था। लेकिन हमने ये देखा है, मैं आपको बतलाता हूँ छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो चुनाव हुए उसके पहले के 6 या 7 ओपिनियन पोल थे, सर्वे थे, सारे के सारे एक को छोड़ के सारे के सारे कांग्रेस और भूपेश बघेल को सत्ता में लौटते बता रहे थे। 6 या 7 में से एक को छोड़ के सारे एग्जिट पोल जो हैं, जो कि वोट डालने के बाद के थे, वो कांग्रेस की वापसी बता रहे थे। अरे भाई इसमें नहीं बता रहे थे, लोकसभा में इनको 350 और 400 सीट बताए गए थे। तो मेरा ये कहना है, CSDS की बात किया, इसीलिए मैंने केवल CSDS की बात किया। वो कभी चुनाव के सर्वे नहीं करती है। हाँ, वो चुनाव के सर्वे नहीं करती है। हाँ,
कभी नहीं करते कि चुनाव में इसको इतनी सीट मिलेगी उतनी सीट, कभी नहीं करते वो, उनका निरंतर चलता रहता है। लेकिन CSDS ने अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे कुछ नहीं किया है। नहीं तो हमको वेट करना चाहिए कि इसका क्या असर करेंगे भी कि नहीं करेंगे पता नहीं। अभी जनता से राय तो हुई नहीं है। और देखिए 60 राजनीतिक दलों में से 32 ने पक्ष में कहा है, कम नहीं है 32, आधे ने, संख्या में आधे, उनके आधे से ज्यादा साथ हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय दल हैं वो राष्ट्रीय दल एक को छोड़ के, भाजपा को छोड़ के बाकी सब खिलाफ में हैं। क्षेत्रीय दल जो प्रमुख हैं देश में, क्षेत्रीय दल भी, उसमें भी एक श्रेणी है। तृणमूल लगातार 15 सालों से, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये खिलाफ इंडिया गठबंधन ऐसा कहा जाए एक तरह से। ये भी कह सकते हो, इंडिया गठबंधन ही विरोध कर रहा है। इंडिया गठबंधन नहीं, मेरे ख्याल राजद उसी में है। शशांक, ये बतलाओ मुझको, ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ यहाँ पे होते हैं, तो जो पार्टी विपक्ष में रहती है उसके पास कुछ पैसे की कमी भी रहती है। यहाँ तो कांग्रेस देश में भी विपक्ष में, यहाँ भी विपक्ष में है। तो जो पार्टी दोनों जगह सत्ता में है और जो पार्टी दोनों जगह विपक्ष में है, इसमें खर्च वगैरह की भी दिक्कत आएगी। कुछ एक कैंडिडेट तो कई बार मिलते हैं, बोल देते हैं मेरे पास पैसा नहीं लड़ने का, नहीं लड़ सकूंगा। एक साथ इतना पैसा कांग्रेस पाएगी कहां से? नहीं, देखिए पैसे के इंतजाम तो हो जाता है। पैसे किसी को इस बार भी कमी नहीं मिली, कम नहीं हुआ था लोकसभा में भी। भले तो बोलने के लिए उनके मुकाबले कम होगा, लेकिन पर्याप्त हो जाता है। बड़ी पार्टियां हैं, यानी पैसे से नहीं हारे हैं, किसी को नहीं हार। पैसे के हारना बोलना कठिन है, मतलब नहीं कहा जा सकता कि पैसे के कारण हारा है ये कहना, या यूं कहा जाए कि ये संसाधनों की कमी की बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये 2004 के बाद होता क्या था। मैं नज़दीकी से देख रहा था विधायक लोकसभा चुनाव को, कांग्रेस के विधायक, और जैसे सरकार रमन सिंह की बन गई थी, कांग्रेस के विधायक कांग्रेस प्रत्याशी के लिए लोकसभा में उतना काम नहीं करते थे, मेहनत नहीं करते थे। कारण ये है कि 3 साल, साढ़े चार साल उनके साथ काम करना है, उनके साथ मेहनत करना है, मतलब उनके लिए संसार योजनाओं में लाभ लेना है या किसी तरह के और उपकृत करना है, सत्ता से उपकृत। तो इतना कड़वाहट क्यों झेले? काम इसी सरकार से होना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का। मुझे एक मालूम है कि एक कोषाध्यक्ष की बड़ी भूमिका रहती थी, वो विधायकों से संपर्क करते थे, भैया ज्यादा नजदीक में रहे, और बिल्कुल कांग्रेस विधायकों, भाजपा के कोषाध्यक्ष संपर्क में रहते थे। उनको कहते थे कि भाई तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखो, तुम सांसद जिताने के चक्कर में सरकार से इतना कड़वाहट क्यों मोल रहा? वो भी ये कहा जाए कि लाख बुक भरे टाइप से प्रचार करते थे। आप रिजल्ट देख लीजिए, जो विधायक 6 महीने पहले चुनाव जीत के आए हैं, आप लोकसभा में उसको बढ़त नहीं मिलती थी, ऐसा बहुत जगह हुआ है। अच्छा, तो ये कहना वो है कि संसाधनों की कमी के कारण हारते थे, ये बात नहीं। ये तो लेकिन भूपेश बघेल की पाटन कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हुआ कि भूपेश को विधानसभा में जितनी लीड मिली, लोकसभा में शायद कांग्रेस को उतनी लीड वहां से नहीं मिली। बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो हम ये थोड़ी माने भूपेश बघेल कोई बीजेपी सरकार से डर गए हों, मिल गए हों, वो तो रात दिन लड़ते हैं। देखिए क्या है कि देखिए वहाँ जो प्रत्याशी थे विजय बघेल, वो भी तो पाटन के थे, और भूपेश बघेल को सीएम रहते बहुत तगड़ी चुनौती दी थी। तो मैं कोई तर्क लाता हूँ शशांक, तो तुम गोल पोस्ट को खिसका देते हो, उधर ले जाते हो। जिधर मैं गोल मार रहा हूँ तुम गोल पोस्ट को उधर ले जाते हो। लेकिन मुझको ये बतलाओ, कुल मिलाकर अगर लोकसभा विधानसभा 4.5 साल बाद और भाजपा की सरकार यहाँ मुझको जारी रहते दिख रही है छत्तीसगढ़ में, जितना उनका मेजॉरिटी है, इसको बदलते नहीं दिख रही है। नहीं, क्यों बदलेगी? चलेगी आराम से। तो ये चलेगी 4.5 साल और चलेगी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार। मोदी की सरकार भी वहां बदलेगी ऐसा मुझको भी नहीं लग रहा है। मान लेते हैं दोनों वही रहेगी। मैं इस पे आता हूं कि यहाँ बीजेपी की सरकार रहेगी, वहां पे एनडीए की सरकार रहेगी, चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रमुख विपक्ष रहेगा, वीरेंद्र पांडे जी की पार्टी तब तक उतना मजबूत नहीं हो पाएगी यहाँ पे कि थर्ड फ्रंट बन जाए। सवाल ही नहीं, अभी कोई गुंजाइश नहीं है। तो तुमको क्या लगता है यहाँ पे लोकसभा की सीटें जो हैं बढ़ सकती हैं? कांग्रेस की बढ़ सकती है। मैं इसको दूसरे तरीके से, तो डर क्यों रही है कांग्रेस इतना? फिर देखिए
ये एक तरह से विरोध के लिए ही विरोध कर रही है, ऐसा मुझे दिखता है। जो सेंट्रल लीडरशिप ने तय कर दिए हैं सिर्फ उसी लाइन पे। लेकिन ये वीरेंद्र भाई बतला रहे हैं कि 6 में से 5 नेशनल पार्टीज खिलाफ है। आपको एक छोटे से उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ स्थानीय निकायों के चुनाव मेयर के अलग होते थे, मेयर एक साथ होते थे, पार्षद के वो दो डलता तो 2004 को छोड़ दीजिए, आप 2008-9 में जो मेयर का इलेक्शन हुआ और स्थानीय निकायों के चुनाव, कांग्रेस को बढ़त मिली थी बड़े से सीटों पे। रायपुर, बिलासपुर जैसी सीटें उनके पास थी, मेयर से इलेक्शन में जीती थी। 2013 में भी यही हालत रहा। तो क्या होता है कि वो 2 वोट डलता है, पार्षद अपने लिए मेहनत करता ही है, मेयर के लिए भी करेगा, ये स्थिति रहती है उसमें। मैं इस उदाहरण को आपके एक दूसरे बातचीत के बीच में डालने वाला था जो शशांक ने दिया है अभी, कि लोकसभा का जो कैंडिडेट रहेगा उससे भी विधानसभा के कैंडिडेट को पैसा मिलेगा उसके पार्टी के काम करने के लिए, कि मेरे लिए भी 7-7 वोट मांगना। जो मेयर का चुनाव लड़ते हैं यहाँ पे वो अपने ही पार्टी के पार्षद का चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट को भी पैसा देते हैं, देते कि मेरे लिए भी मांगना वोट। तो पार्टी के लिए तो ऐसा देखिए, विधायक ज्यादा आराम से रहेंगे कि उनको लोकसभा का कैंडिडेट से भी पैसा मिलेगा जी। विधायक कैंडिडेट ज्यादा आराम से रहेंगे। नहीं, मुझे लगता है लोकसभा वाला कैंडिडेट है वो थोड़ा सा सुविधाजनक स्थिति में रहेंगे, कि विधायक काम करेगा ही करेगा, अपने लिए तो वोट मांगेंगे। अच्छा, ये स्थिति ऐसा उल्टा होगा इसका। आज हालत ये कांग्रेस की बात करो तो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए भूपेश बघेल को ही छोड़ ले तो वहां भी उनका विरोध था। अगर मान लो वहां राजनांदगांव कार्यकर्ताओं के कारण ही हारे हैं मोटे तौर पे। ये जो विधानसभा के चुनाव हारे ना, उसका सबसे बड़ा कारण भूपेश बघेल है। देखिए, वो जो राजनांदगांव की बातें कर रहे हैं, वहां पर एक कार्यकर्ता ने खड़े होकर कहा और यही स्थिति छत्तीसगढ़ में इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की मतलब नहीं होती। ये लोग कट गए थे जनता से और पार्टी के कार्यकर्ता का कोई काम नहीं होता था, तो पार्टी का कार्यकर्ता उदासीन हो गया। लेकिन पूरे प्रदेश में नांदगांव के एक कार्यकर्ता ने ही ये बात कही भूपेश के खिलाफ, और किसी ने नहीं है लोग ना, सामान्य नहीं, और किसी ने नहीं कही। लेकिन ये बात है और काफी बड़े पैमाने पर है। लोग बैठकों में आपका बीजेपी से संपर्क कटने के बाद कांग्रेस से बढ़ा है क्या? मेरे से कांग्रेस से कोई संपर्क नहीं मेरा। नहीं, आपको लग रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच में कांग्रेस में संतोष है? नहीं, ये तो मालूम पड़ता है ना। कई लोग, जैसे अभी भाजपा के लोगों से भी मेरा संपर्क है। अब मैं आपको नाम नहीं बोलूंगा। एक कार्यकर्ता ने बस्तर से मेरे को टेलीफोन करके कहा कि अभी चुनाव हो जाए तो भाजपा को 15 सीट नहीं मिलेगी। ये तो भूपेश तो मैंने एक बहुत प्रमुख कार्यकर्ता को मैंने कहा, भाई तुम्हारे बस्तर का एक आदमी ऐसा कह रहा है कि 15 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी, जो बहुत नजदीकी है इनके। बोले 15 बोलते हो, 4 नहीं मिलेगी। तो ये लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं वही बात कांग्रेस में थी। ये लोग असल में टिकट मांगे होंगे। ना, वो उसमें टिकट वाला कोई नहीं है। टिकट वाला कोई नहीं। क्या होता है, देखिए, कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है, आप उसको पूरा नहीं करते। 15 सीटें क्यों आई भाजपा की? मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। कार्यकर्ता उदासीन हुआ। मैं दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। जो आप बोल रहे हैं ना कि कोई कह रहा है 15 नहीं मिलेगा, कोई कह रहा है 4 नहीं मिलेगा। अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, उनके रिटायर्ड डीजीपी RLS यादव मेरे निजी मित्र थे। हमारा घंटों 2 घंटा ऐसे बैठना होता था। जब चुनाव की टिकट बंटने लगी, जोगी जी पूरे 90 सीट में अधिकतर जगह लोगों को जानते थे, बड़ा उनका संपर्क रहता था। हालांकि आपने रंगे हाथों पकड़वाया था, अलग बात है, लेकिन आप भी इनकी क्षमता तो जानते ही थे। तो जोगी जी, RLS यादव, अमित जोगी, ये लोग बैठ के टिकट की लिस्ट बनाते थे। मेरा अमित जोगी से कभी संपर्क नहीं हुआ। RLS यादव से जब मेरी बात होती थी तो उन्होंने मुझको, मैंने कहा कि ये बतलाइए बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी यहाँ पे चुनाव में? उन्होंने कहा, सुनील जी, मैं तो 90 की लिस्ट को नीचे से ऊपर 3-4 बार देख लेता हूँ, मेरी नजर रुक ही नहीं पाती है कि कोई एक सीट भी बीजेपी को मिलेगी क्या? कोई एक सीट भी बीजेपी को मिलेगी क्या? उन्होंने कहा, और तो और ब्रिजमोहन भी चुनाव हार रहा है।
मैं बोला यादव जी ऐसा मत कीजिए, थोड़ा तो विपक्ष को जिंदा रहने दीजिए। मैं थोड़ा लोकतंत्र में विपक्ष का हिमायती रहता हूँ, सत्ता के हाथ तो ताकत रहती है, विपक्ष को मेरे जैसी शुभकामना लगती है, इतना मत हराइए आप। कहा सुनील जी नाम लेने के लिए भी एक भी सीट नहीं मिल रही है, ठीक है। कितनी सीट पाए थे जोगी जी? 37 और रमन सिंह पाए थे 50 सीट मिली थी। ये जो 4 और 15 सीट जो लोग बोलते हैं ना, वो 4 और 15 वास्तव में होता नहीं है, उनकी भावना है। वो उनको लगता है कि इतना खराब कर रहे हैं कि हालत खराब होगी करके। ये नहीं तो कोई 4 सीट भाजपा जीतेगी क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या? चलिए तो आज की ये बड़ी दिलचस्प बातचीत आपने सुनी। हम लोगों की आदत थोड़ी बिगड़ी हुई है, कुछ वीरेन भाई के साथ उठते बैठते मेरी भी आदत बिगड़ जाती है, किस्से कहानी में चले जाता हूँ मैं। शशांक भर है जो बातों पे टिके रहता है, काम की बातों पे। हम लोग थोड़ा लफाजी पे उतर आते हैं। वैसे बतलाऊं मैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, लोगों को पुराने किस्से कहानी ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, उनके पास बस वही रह जाता है। तो हम लोगों के साथ वही हालत है। आपको अगर हमारी ये बातचीत अच्छी लगी होगी, और ये अभी खत्म नहीं हुई, अभी 4.5 साल चलना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन हम लोग फिर बैठेंगे 1 आध बार 2 बार। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लग रही है, इसका कोई मकसद नहीं था किसी पार्टी के खिलाफ बोलना, किसी की तारीफ करना, किसी की निंदा करना, ये अनायास निकली हुई बातें हैं। आपको अगर ये बातचीत अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमारी बातें जो हुई है उस पर क्या कहना है, और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसमें हर एक का वोट आ जाएगा, सबका। अभी हमने पंचायत म्यूनिसिपल पे ज़्यादा बात नहीं की है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के वोटर तो वहाँ के लोग भी रहते हैं। तो आप सोच के देखिएगा, इसके बारे में सोचिए जरूर आप। जिस दिन आपके सामने 2 बैलेट मशीन रहेगी, क्या आप एक ही पार्टी को दोनों वोट डालेंगे? क्या आप चेहरा देख के, कैंडिडेट का चेहरा देख के वोट डालेंगे? क्या आप प्रदेश में और देश में किसको नेता बनाना चाहते हैं उस हिसाब से वोट डालेंगे? ऐसी कई बातें रहेगी आपके सामने। तो इस चर्चा में दिलचस्पी लीजिएगा। लोकतंत्र का एक जिम्मेदार काम है। जो कुछ घट रहा है आसपास, 5-5 साल में वोट डालने के बीच में भी आपको जागरूक रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। आपको भी रहना चाहिए, मुझको भी रहना चाहिए। आपको ध्यान होगा, हिंदुस्तान के एक बड़े नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कही हुई एक बात कई बार कही जाती है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, ये कही जाती है। तो मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ कि अभी जाके सरकार कहीं की पलटा दीजिए, वो मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में, न मैं चाहता हूँ। मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आप 5 बरस जागते रहिए। केवल चौकीदार जागता रहे, 5 बरस आप सोते रहें, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में आपको भी जागना है, रात की नींद नहीं है, लोकतंत्र है, जागते रहिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू अगर आप खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आपको ये चीज़ें पसंद है उतना ही कैंसर को आपके जैसे लोग पसंद हैं। आपको लग रहा है कि आप तंबाकू चबा रहे हैं, उधर कैंसर आपको चबा रहा है। बहुत बुरी बहुत मारता है कैंसर। अपने परिवार के साथ सुख से रहिए। कैंसर आएगा, आपके भीतर बैठेगा, बैठकर वहाँ से अपना स्मार्टफोन निकाल कर लाइव लोकेशन भेजेगा। उधर से भैंसे पे चढ़ के एक आदमी आएगा, ऊपर से गदा लेके रहेगा, रेशमी सिल्क की धोती पहने रहेगा, मुकुट रहेगा सिर पे। कुछ एक फोटो में देखा है मैंने, भैंसे के पीछे रस्सी से बांध के घसीट के ले जाता है। आप अपने बारे में सोचिए, अगर तंबाकू खाते हैं तो। फिर मिलेंगे।